थोड़ा सा सोचो, आपको क्या आता है? आपको पीए नॉट दे दिया, पीएस दे दिया, आप क्वेश्चन करते हो? नहीं, आपको बहुत कुछ आता है। पर अगर कोई आपसे पूछे पीए नॉट पीएस कैसे मेजर होते हैं, तो उनको मेजर करने का भी तो कोई मेथड होता होगा ना। डेल्टा टीबी कैसे मेजर किया जाता है, समझो एक्सपेरिमेंटली हाउ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेजर। तो वर्ल्ड वाइड ये मेथड एक्सेप्टेड है कि यही लगाना, जैसे आरएलवीपी ओल्सवर्ड वॉकर मेथड है। बस नाम आपको पता होना चाहिए। रादर नाम बता के मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक करते हो तो उनमें ना इनके न्यूमेरिकल है, जैसे ओल्सवर्ड वॉकर का तो पक्का होता है हर एक भी, बट आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी में ये चीजें है ही नहीं है। ठीक है, तो मेक द थर्ड नोट। और फोर्थ पॉइंट में, अच्छा मैं एक बार बोल दूं, आरएलवीपी ओस्वाल्ड वॉकर मेथड है, डेल्टा टीबी लैंड्सबर्गर है, डेल्टा टीएफ बेकमैन मेथड है, और ओपी मेजर करने का जो तरीका होता है वो बर्कले एंड हार्टले मेथड होता है। और फोर्थ पॉइंट में ना मैंने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से रिलेट कर दिया। यही मेन बैकबोन है ना इस चैप्टर की, कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई के साथ लिंक करें। ऑल इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो एक बार सोचो, जितना आई ज्यादा होगा उतना आरएलवीपी ज्यादा होगा। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ, होगा। डेल्टा टीएफ, ज्यादा होगा। पी। ज्यादा वेरी गुड। ज्यादा। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई से डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल ठीक सोचा। हाईएस्ट इज आई, हाईएस्ट इज आरएलवीपी, हाईएस्ट इज डेल्टा टीबी, हाईएस्ट इज डेल्टा टीएफ, हाईएस्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पर अगर मैं आगे पूछूं उतना बॉइलिंग पॉइंट, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना फ्रीजिंग पॉइंट, कम होएगा और उतना वेपर ज्यादा। प्रेशर कम होगा कम होगा। मैं एक बार मिनिमाइज करूं ताकि दोनों दिखे। और जो फोर्थ पॉइंट है ना उसको शेरो शायरी की तरह याद कम रखना। होएगा। हाईएस्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, लोएस्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ऐसे याद कर लेना, पूरा चैप्टर लर्न हो गया इसमें। मैम फिर ये शुरू में बता देते हैं। शुरू में जिस दिन मैंने वेंट ऑफ कराया था ना, उस दिन ही बच्चों की हालत क्या थी वो तो तुम इतना मेरे को बोल नहीं सकते। एक तो ऑनलाइन में वैसे ही डर लगता है कि सबके सामने टीचर को क्या गालियां निकाल ले, ऑफलाइन में तो फिर भी कोने में निकाल लेते ना। तो एक बच्ची बोलती है मैम, उसके बाद ना मैंने आरएलवीपी शुरू किया जैसे नेक्स्ट डे, तो कहती मैम आज ना थोड़ा सा ना हौसला सा हुआ है। मैं क्या क्यों? कहती कल जब आप वेंट ऑफ कराने लग गए थे ना, मैं सोचा पता नहीं ये मैडम क्या ही कराई जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर मैं ये पहले ही बोल देती कि ऐसे याद रखना है तो फिर तो तभी हो जाता ना। अब सब कुछ कर लिया है तो तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो बात ईजी है। अच्छा आज, हाँ बोलो, आप बोलो। मैम जो आपने कल बता नहीं रही थी इंटर कन्वर्जन मोलैरिटी और का, मैम मोलैरिटी से मोलैलिटी तो समझ आ गया, मोलैलिटी से मोलैरिटी में से सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन। अच्छा मैं एक बार वर्बली समझाती हूँ, फिर तुम पूछना कि कहाँ डाउट है। मोलैलिटी गिवन है एक्स मोल, एक्स मोलर मींस एक्स मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पहले क्लियर कर लो भी, जो मोलैलिटी क्वेश्चन में दी है मतलब वो एनबी पता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम पता है। ओके, डब्ल्यू ए पता है 1000 ग्राम, एनबी दिया हुआ है एक्स। एनबी इज डब्ल्यू बी बाई एम बी। मोलर मास तो सोल्यूट का पक्का पता ही होगा, सोल्यूट लिखा होता है कि किस सोल्यूशन की मोलैलिटी है, तो डब्ल्यू बी सॉल्व हो जाएगा। एनबी से डब्ल्यू बी सॉल्व हो गया। उधर तुम्हारे पास डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए हो गया डब्ल्यू, वेट ऑफ सोल्यूशन। जो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन है उससे अब आप क्या कर सकते हो, जो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन है उसको आप डेंसिटी दिए, डेंसिटी भी क्वेश्चन में होगी, तो डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम है, वहां से वॉल्यूम निकाल लेना। और वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स पहले ही पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम विल गिव यू मोलैरिटी। ओके, थैंक यू मैम। अभी आप ट्राई करना, और अगर आपको बाई चांस जैसे कहीं अटक गए तो मुझे वो व्हाट्सएप कर देना कि मैं यहाँ अटकी हूँ, देन आई कैन कम टू नो कि कहाँ डाउट है। मैम टॉपिक 1 2 3 करवाओगे ना कल? टॉपिक 1 2 3 5 एंड लेवल 2 जहां तक भी हो पाया, क्योंकि फोर्थ है पूरा सॉल्बिलिटी एंड हेनरीज लॉ, वो तो बिल्कुल टच ही नहीं किया ना हमने, वो तो करना ही नहीं है। लेकिन जो 5 है मिसलेनियस है, मिसलेनियस में से ज्यादातर क्वेश्चन हो रहे हैं हमसे। इवन ये जो अपना है क्या कहते होते हैं इसको, लेवल 2, लेवल 2 में से भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो था ही सीपी ना, तभी तो मैं लगी हुई थी कि इस छुट्टी से पहले मैं सीपीस खत्म कर दूं। अच्छा
अब ना वैसे जो मैं आगे अभी आपको कुछ काम समझाने वाली हूँ ना, वो अगर आप कॉपी में नहीं भी नोट करते तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा, नोट करते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, फायदा ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। करा अब ना मेरे पास बचा क्या है, मैंने आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशंस करानी है फ्रॉम साइनॉप्सिस, आई टोल्ड यू यस्टरडे। पर साइनॉप्सिस तो जैसे पढ़ेंगे तो रीड कर रहे हैं, तो समझाने का काम मैं पहले करके फिर साइनॉप्सिस खोलूंगी ताकि आपके लिए चीजों को लर्न करना आसान हो जाए। तो जो अगली चीज है वो आप चाहे नोट करें चाहे ना करें, बट समझ जरूर ले अच्छे से। Have you people done with this page? Yes, ma'am. अच्छा बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनमें नेट कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। बढ़िया, आपने मुझे बताया ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और नेट कंसंट्रेशन सेम है। अच्छा, अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और एक का कम है तो उनके लिए कौन सी टर्म्स होंगी? हाइपोटोनिक। हाइपर बीपी की बीमारी से याद रखना, हाइपरटेंशन। ओपी ज्यादा, हाइपर। ओपी कम, हाइपो। अच्छा, थोड़ा सा विचार करो और मुझे ये बताओ कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, अच्छा मैं ना बाद में कहीं, क्योंकि बाद में ना मैंने सिनॉप्सिस खोलना है, तो ये ना आज होप्स हो कि आपके बैच में भी मैं सारी एप्लीकेशन पार्ट करा पाऊंगी, हालांकि थ्योरी कराना काफी मुश्किल लग रहा था आज मुझे। पर उसके बाद ना आज मैंने एक नया होमवर्क बनाया है। आज का होमवर्क है नॉट टू बी डन। ध्यान से देख लो, कान खोल के सुन लो। ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी, मतलब इसके अलावा डन करना है। आरपीएस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी, क्योंकि आरपीएस मैंने वर्बली बता दिया ना कि बस आरपीएस 7 करना, बाकी कुछ नहीं करना है। वो भी आज मत करना, कल शाम को करना, ठीक है? क्योंकि कल बुकलेट डे होगा। नए बच्चे ध्यान से अपना कैलेंडर चेक करना बेटा। कल फिजिक्स केमिस्ट्री का बुकलेट का डाउट सेशन हो सकता है। फिजिक्स का मुझे पता नहीं सर क्या करेंगे, मैं बुकलेट का डाउट सेशन लूंगी, ठीक है? तो वो कैलेंडर में टाइमिंग्स आएंगे, उनको ध्यान से देख लेना। कल वैसे छुट्टी है पर 2 लेक्चर लगेंगे डाउट सेशन के नाम से, और वो अटेंड करने अच्छा रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। नॉट टू बी डन में जैसे असाइनमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चन चुन के लिखे कि ये नहीं करने, ये नहीं करने। डोंट फॉरगेट वी आर स्टिल लेफ्ट विद सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ और बहुत सारी चीजें अभी हैं मेरे माइंड में जो मैंने आपको करानी है। बुकलेट के टॉपिक 2 में से अभी एजियोट्रॉप नहीं हुए तो ये 2 क्वेश्चन नहीं होंगे। टॉपिक 3 में से भी कुछ क्वेश्चन ना ऐसे हैं जो मुझे पता है कि मैंने अभी सिखाए नहीं तो आपसे नहीं होंगे। टॉपिक 4 कंप्लीट नहीं होगा, करना ही नहीं है, शुरू ही नहीं करना है, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं करा है। टॉपिक 5 में से 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेवल 2 में से 2 क्वेश्चन नहीं होंगे। हालांकि जैसे मैंने अपनी तरफ से तो देख के भाल के ही बनाया है, पर कोई एक आधा मैंने एक्स्ट्रा भी दे दिया होगा, नहीं होता कोई बात नहीं, मूव टू द अदर क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू डू। कल वो लेवल 2 का पीएच वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने क्लास में? Yes, ma'am. चलो फिर तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी मैम। मैम आप क्या बता रहे थे कि नीट वालों ने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो निकाल दिया है? नहीं नहीं, नीट वालों ने वेंट ऑफ फैक्टर निकाल दिया था, वो भी। तो मैम फिर ये पूछेंगे कैसे? जब ये जो बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, आपके लिए वापस डाल दिया उन्होंने सारा बच्चों ने। मैम मैं वैसे पूछ रही हूँ कि इस साल क्या पूछेंगे फिर वो, मतलब मेजर चैप्टर तो यही है। मैं आपको बताऊं वो क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी डबल कर दी जाए तो केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो बताओ, सोल्यूशन की मोलैलिटी डबल कर दी जाए केएफ पे क्या फर्क पड़ेगा? नीट का क्वेश्चन। डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। कांस्टेंट है मैम, वो नहीं फर्क। अरे अनपढ़ो, मेरा जी कर रहा था मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। कुछ वो तो कांस्टेंट है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? केएफ नहीं मैम, डेल्टा टी एफ डबल हो जाएगा। डेल्टा टी डबल होगा, ठीक है। सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जैसे वाटर का फिक्स 1.0। ऐसे क्वेश्चन फेंक रही थी ना कि देखो ये क्वेश्चन पूछा, तुमने मुझे जता दिया कि यही पूछना चाहिए था हमसे, हम ये भी गलत कराएंगे। क्या पूछा था? ऑल इज वेल, अच्छे से पढ़ोगे, टेस्ट दोगे, है ना? फिर आ जाएगा ना, तुम्हें आ जाएगा ना सब कुछ। उम्मीद तो यही है मैम। यस मैम। देखो हम भी उसी उम्मीद पे पढ़ा रहे हैं, तो इट्स ओके। मैं ही थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे को हमेशा सब कुछ आना चाहिए। मेरे इतने सारे बैचेस में इतने सारे बच्चे हैं, तो सब बच्चे अच्छा काम किया करो, बस मैं ये चाहती हूँ, ठीक है? तो केएफ के भी सॉल्वेंट के करेक्टरिस्टिक है भाई, मोलैलिटी चेंज करने से उनको क्यों फर्क पड़ेगा? हाँ, डेल्टा टीएफ की बात अलग है, हमने केएफ के भी पूछा था। चलो छोड़ो, ऐसे ही हमने टेंशन पा ली अपने लिए। इट्स ओके ओके ओके, नए सिरे से शुरू करते हैं। एक हाइपरटोनिक है और एक हाइपोटोनिक है, ठीक है? अब हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ध्यान से सोचो, अगर मैं हाइपर को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट, अच्छा उससे पहले मैं ये पूछती हूँ, किधर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किधर सोल्यूट ज्यादा है, हाइपर में या हाइपो में? हाइपर में सोल्यूट ज्यादा है, हाइपर में सोल्यूट ज्यादा है। अगर मैं एक हाइपर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रही हूँ तो नेट मूवमेंट कहां से कहां होगी? हाइपर में हाइपो टू हाइपर।
जो मैंने लिखा है पहले बताओ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोई डाउट है प्लीज क्लियर कर लेना। बेशक आपने थोड़ा बायो में भी पढ़ा, पर अब हमारी जो थ्योरी बची है वो यही बची है कि ये हाइपो है, ये हाइपर है, अब कहाँ होगी मूवमेंट। नहीं, मेरे स्केचेस वालों का साइज देखो, स्केचेस का साइज देखो ना मेरा। दरवाजा खोल के जाओ। अगर हम हाइपो और हाइपर को एसपीएम से सेपरेट करेंगे तो नेट मूवमेंट होगी हाइपो टू हाइपर। ठीक है, अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, और आइडिया मेरा ये है कि 3 एक एग्जांपल कॉपी में करा देती हूँ, बाकी हम साइनॉप्सिस से, ताकि फिर साइनॉप्सिस से ना आपको इजी लगेगा कि हाँ ये वही चीजें चल रही है। पर एक बार अच्छे से समझ ले। एग्जाम्पल 1 मैंने लिए रेजिन्स, ग्रेप्स, ठीक है जी, या अगर आप ग्रेप्स को या रेजिन्स कह सकते हो, सौगी कहते हैं हम पंजाबी में, किशमिश कहते हैं, अगर आप रेजिन्स को रखते हो रेजिन्स इन फ्रेश वाटर, आपने फ्रेश वाटर में सौगी भिगो दी है, कभी घर पे भी करके देखना, बड़ी आराम से कर सकते हो, सौगी तो घर पे होती है। बताना हाइपो कौन और हाइपर कौन है रेजिन्स और फ्रेश वाटर में से? रेजिन्स हाइपर है, हाइपो वाटर है। हाइपो वाटर है। और हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, मूवमेंट कहां से कहां होनी है? हाइपो से हाइपर में। हाइपो से हाइपर। मैं वैसे भी बताना चाहती हूँ, ये जो रेजिन्स है ना बेटा जी, रेजिन्स के बाहर ये जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एसपीएम है, तभी तो ये एक्सपेरिमेंट हो पाया ना। तो हाइपो टू हाइपर, तो बताओ फिर रेजिन्स विल स्वेल और रेजिन विल श्रिंक? तो रेजिन्स फूल जाते हैं, रेजिन्स विल स्वेल अप। आपने कभी, अगर बहुत सारे घरों में मम्मियों की आदत होती है बादाम और बादाम के साथ सौगी भी भिगो देती हैं, तो रेजिन्स स्वेल अप। और इसे क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। तो ये वर्ड शायद आपने सुने हैं ना उधर बायो में भी। यस मैम। तो हमारा यही बचा है, बस ये इजी वाली चीज, आज एप्लीकेशन पार्ट बचा है, बट केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं हम अलग से। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, हम आगे जा सकते हैं? यस मैम। यस मैम। एक और एग्जांपल है एग आफ्टर ट्रीटमेंट विद HCl। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, नॉर्मल एग, बॉइल्ड एग की बात नहीं चल रही है, नॉर्मल एग की जो बाहर शेल है वो सेमी परमेबल है? नो मैम। बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि वो तो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, वो कैसे सेमी परमेबल हो सकती है? लेकिन अगर उस हार्ड एग शेल को, उस एग को एज इट इज आप HCl के सॉल्यूशन में रख दो, व्हाट विल हैपन? मैम उसके बाहर वाली डिसॉल्व हो जाती है, अंदर ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सी बच जाती है वो। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और ये कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाएगा और अंदर एक थिन फिल्म बच जाएगी मैम। अच्छा, ये कभी देखा है आपने एक्सपेरिमेंट? यस मैम। यस मैम। ये कब कराया आपको, मतलब कब, कहाँ? मैं घर पे ही मैम बहुत कुछ करके देख रखा है। वेरी गुड। घर में साइंस टीचर्स है क्या सब बाकी? ये मैम मेरे दादू हैं और हमारा फार्म है ना, एक्चुअली वहां पे बहुत कुछ करते रहते हैं ऐसा। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। क्योंकि हमने तो सब किताबों में ही पढ़ा, ऑनेस्टली मैंने भी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने करा। तो एग को जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और हर्षदीप ने अच्छे से 10th क्लास याद करी है, 10th क्लास में होता था जब आप मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स को एसिड से ट्रीट करते हो तो CO2 और वाटर इवॉल्व होता है। और लक्ष्यता बिल्कुल ठीक कह रही है, आपने एक बीकर में HCl लिया, उसमें एग डाला, एग डालोगे तो उसकी हार्ड शेल डिसॉल्व हो जाएगी, तो एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन बचेगी। वो जो पतली सी अंदर बचती है ना, वो सेमी परमिएबल है। हमारे तुम्हारे जैसे लोग जिन्होंने साइंस के एक्सपेरिमेंट नहीं करे, एग खाया होगा, बॉइल्ड एग, तो बॉइल्ड एग को जब हम छीलते हैं तो अंदर एक पतली सी झिल्ली, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो एक्चुअली सेमी परमिएबल है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर हम एग को, अगर हम एग आफ्टर ट्रीटमेंट विद HCl, व्हाट इज द पर्पस? एग शेल एक्चुअली डिसॉल्व हो जाएगी और वो SPM है, वो अब रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट है। अगर इसे फ्रेश वाटर में रखेंगे, अगर एग को फ्रेश वाटर में रखेंगे तो फ्रेश वाटर क्या हुआ? हाइपो विद रिस्पेक्ट टू एग, है ना? तो एग के अंदर पानी चला जाएगा, एग विल स्वेल अप, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड नमक वाले पानी में रख दिया या शुगर वाले पानी में रख दिया, अब ये हाइपर है, अब एग से पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि मूवमेंट हमेशा होनी है हाइपो टू हाइपर, तो एग विल श्रिंक, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। और सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें समझाती हूँ वो है बच्चों का एक क्वेश्चन, एक क्वेरी जो बच्चे पूछते हैं अक्सर, कहते हैं हमें ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे घटिया सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं? जब हमने डॉक्टर बनना है, जब हमने डॉक्टर बनना है, हमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की जरूरत क्या है? हमें तो बॉटनी भी नहीं पढ़ानी चाहिए, हमें तो बस जूलॉजी पढ़ाओ, उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाओ, हमें सारे सिस्टम पता है, जाके ऐसे बंदे मुंदे घटने। व्हाट इज द नीड ऑफ
teaching these physics and chemistry in MBBS? What is the use of this? मैम जब बहुत सारी एडीमा हो जाता है, यही कुछ होता है, कोई इतनी बीमारियां होती हैं। हाँ, आपको याद रखना है जो हमारी आरबीसीज हैं, जो हमारी आरबीसी हैं, ब्लड, ह्यूमन ब्लड सेल आरबीसीज हैं, दे आर आई के साइनॉप्सिस में भी है, से भी करा रही हूँ कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ बच्चा 2 बार मेरे से सीखे ताकि उसको क्लास में ये सब याद हो जाए। 0.91% W/V, याद रखना, हर चीज पे हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है जी। 0.91% W/V है, V/V नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम, NaCl एक्वस सोल्यूशन। ये हमारे ब्लड की आरबीसीज की कंसंट्रेशन इतनी होती है और इसको कहा जाता है नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन। सो आर आरबीसीज आर आइसोटोनिक विद दिस सोल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन। अब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को गालियां निकाल के डॉक्टर बन गए, ठीक है जी, डॉक्टर बन गए। इंट्रावेनस इंजेक्शन देना था, इंट्रावेनस इंजेक्शन देना था, पहली बार मौका मिला, बंदा कहता भी मेरे को ना बहुत बढ़िया इंजेक्शन देना है, इतने अच्छे से मेडिसिन दूंगा कि अगले दिन ही ये पेशेंट ठीक हो जाए और मेरे पास तो पेशेंट्स की भीड़ लग जाएगी कि क्या बढ़िया डॉक्टर बने, ठीक है। तो जोश में आके क्या किया डॉक्टर साहब ने कि आरबीसीज मतलब इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सोचो मेडिसिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, आरबीसीज में एसपीएम है, आप इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हैं, आरबीसीज क्या हो रही है, हाइपो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, मूवमेंट कहाँ होनी है, और आरबीसीज विल shrink, बंदा विल डाई, यू विल गो टू जेल, ठीक है। देन 6 महीने वारंट के 6 महीने बाद तुम्हें वार्निंग पे छोड़ा गया, डॉक्टर साहब बहुत डर गए हैं। अब डॉक्टर साहब इतने डर गए हैं कि डॉक्टर साहब को फिर से एक बार मौका मिला, डॉक्टर्स की कमी बड़ी है तो हमें हर तरह के डॉक्टर के झेलना पड़ता है, तो डॉक्टर ने बहुत डिल्यूट सोल्यूशन दिया, बहुत डिल्यूट, क्योंकि डरे बहुत हुए थे। अब इतने डरे हुए थे, इतना डिल्यूट सोल्यूशन दिया, फिर पंगा हो गया। अब क्या पंगा हो गया, फूल जाएगी अब बेचारी आरबीसीज हाइपर है, तुम्हारा ये हाइपो है, मूवमेंट कहाँ होनी है, हाइपो टू हाइपर, तो आरबीसीज विल बंदा विल डाई, यू विल गो टू जेल अगेन, और अब कोई साल गया, ठीक है, नहीं अब साल नहीं गया, अब खत्म सब, 6.5 साल की इतना तो सारा पढ़ा वो, साल तो ऐसे ही निकल गया एमबीबीएस के बाद, इतना सारा पढ़ा कोई काम नहीं आया। एमबीबीएस के बाद नहीं, एमडी के बाद। मैम अगर बाय चांस इंटर्नशिप में ऐसी किस्मत मिल जाए तो होता है, बहुत ही कुछ होता है, खैर भगवान ना करे, लेकिन नहीं, ये मैं आपको डरा रही थी ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा प्यार करो। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन का काम तो नर्स और जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके होता है, और उनमें से ज्यादातर क्वालिफाइड नहीं होते। 90% नर्सेज जो हमारे हॉस्पिटल्स में रखी हुई है ना, दे आर नॉट ट्रेन्ड। अगर आप रियलिटी देखो इंडिया की, दे आर नॉट ट्रेन्ड, ठीक है जी, ना ही उनको इतनी, आप जितनी जो एक ट्रेन्ड नर्स की सैलरी है ना, वो सैलरी हॉस्पिटल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पीजीआई से जिसने नर्सिंग करा है ना, पीजीआई वाले खुद उसको 60,000 50,000 मैंने बहुत साल पहले सुना था, 60,000 पर मंथ पे नर्स को देते हैं। ये पीजीआई का रेट है। सोचो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, और वो तो देते ही नहीं है, तो अनट्रेंड होते हैं, फिर भी कोई बंदा नहीं मरता, उनको पता है कैसे डील करना है। हमेशा ना हॉस्पिटल्स में एक नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन पड़ा होता है। कभी भी आपका वास्ता पड़ा हो तो नर्सेज वगैरह हमेशा उनको सिखाया जाता है कि आपने जो भी मेडिसिन है वो सलाइन में इंजेक्ट करके देनी है, तो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन ही होता है। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। जो हमें ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगती है ना, वो भी हमारी आरबीसीज के साथ इंट्रावेनस आइसोटोनिक होती है। तो खैर क्वेश्चन ये बनता है केमिस्ट्री में, why the extra care should be taken while injecting intravenously. So what is the care? The injection, the medicines must be isotonic with 0.91% aqueous NaCl solution, which is called normal saline solution. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे कोई बेटा? मैम वो NS वाली जो बॉटल्स होती हैं वो यही होता है ना? किसकी बॉटल्स? NS ग्लूकोज जो होता है। हाँ, वो यही होता है कि वो आइसोटोनिक, चाहे आप ग्लूकोज की ड्रिप लगवा रहे हो या जो भी आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो, और इसीलिए आपने देखा जब ड्रिप लगी होती है ना, उसी में सारी मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाती है। एक तो इंजेक्शन की दर होगी और एक वो सलाइन है। यस मैम।
अच्छा जी, अभी बच्चे मैंने ना साइनॉप्सिस, क्योंकि मुझे डाउट था कि आप बच्चों के पास कैसे हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने साइनॉप्सिस की पीडीएफ ले ली अपने पास, इसलिए ताकि आपके पास भी अगर ये पीडीएफ है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ कि मैंने कल कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं सारा पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ से मेरे साथ लर्न करिए, और बाद में आपके पास भी वेबसाइट पे है ना, देख लेना। जिनके पास प्रिंट आउट है या साइनॉप्सिस, बहुत बढ़िया, पेज नंबर खोलेंगे 38। मेरा आज का सबसे पहला काम क्या है, मैं आपको सबसे पहले ऑसिस की एप्लीकेशंस कराऊंगी। पता क्यों? क्योंकि एक्चुअली ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन सबसे लंबी है, मतलब आज का पूरा लेक्चर ना इसी में लग जाएगा। जो टाइम बचेगा उसमें मैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस करा दूंगी। हम कहाँ हैं? 38 पेज पे जाना है मैंने, ये लो जी, ये 38 है, 38 पेज, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेशक मैंने काफी कुछ कॉपी में बताया, स्टिल मेनी थिंग्स आर लेफ्ट इन साइनॉप्सिस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप पहले साइनॉप्सिस अच्छे से पढ़ेंगे, एटलीस्ट जो चीजें मैं साइनॉप्सिस से पढ़ा रही हूँ, फिर अपनी बुकलेट या असाइनमेंट करने बैठना, फिर जितने थ्योरी क्वेश्चंस है वो भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल तो खैर हो ही रहे हैं। जनरल डेफिनेशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको पता है हम क्यों पढ़े, नहीं पढ़नी पड़ेगी, असाइनमेंट में इसी को उठा के क्वेश्चन बनाया है। एनसीईआरटी की थोड़ी सी अलग है, इसलिए सुनो। द मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूअस, आई होप आपको दिख रहा है मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। The membrane made up of new sheet or films yet containing a network of submicroscopic holes or pores such that small solvent molecules can pass but bigger नहीं। तो SPM हम भी यही डेफिनेशन याद करते हैं कि सॉल्यूट पास नहीं होते, सॉल्वेंट पास नहीं होते हैं, और जो आप मुझे रीजन बता रहे थे किताबें अभी वही रीजन रखते हैं कि सॉल्वेंट छोटा है सॉल्यूट बड़ा है, पर वो कहता है जो दिख रही है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस शीट दिखती है पर उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है जी, दो तरह की है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, पिग्स ब्लैडर, स्किन अराउंड व्हाइट ऑफ एन एग। जिनके पास साइनॉप्सिस पेजेस हैं अपने सामने, वो यहाँ और एग्जांपल डाल दो, ग्रेप्स मेम्ब्रेन, ग्रेप की जो बाहर आउटर कवरेज है वो भी एसपीएम है। आरबीसीज मेम्ब्रेन, ये लिख दो, ग्रेप्स की, आरबीसीज की, वो भी नेचुरल के एग्जांपल है। अच्छा, फिर आ गया आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो, उनके नाम शायद आप पहली बार सुनोगे, दोज व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। सबसे ज्यादा पॉपुलर है जिलेटिनस, इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। इनका नॉमेनक्लेचर ना ढंग से करेंगे, कोऑर्डिनेशन में दिख रहा है, ये फिर से वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है, वो मतलब वो हमारे शेर के पिंजरे वाले। Yes. जिलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं, जिलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड। वैसे हमें हमेशा फॉर्मूला ही दे देते हैं, एक ये, एक कैल्शियम फॉस्फेट की मेम्ब्रेन, एक सिलिकेट्स ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल। ये ना सारी जेली टाइप मेम्ब्रेन्स है, ये लैब में बनती है और ये जेली टाइप मेम्ब्रेन्स है। और एक बड़ी कॉमन है सेलुलोज एसीटेट। दो खास तौर पे याद रखना, कॉपर फेरोसाइनाइड और सेलुलोज एसीटेट। कॉपर फेरोसाइनाइड क्यों याद रखनी है? एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन्स आर नॉट कंप्लीटली सेमी परमिएबल, हाउएवर जिलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड इज परफेक्टली सेमी परमिएबल and thus is used for accurate experimental work। ये बहुत परफेक्ट है। कल आज ही मैंने आपको बर्कले एंड हार्टले मेथड बताया, उसमें यही वाली मेम्ब्रेन यूज होती है, पर इस मेम्ब्रेन का एक डिसएडवांटेज है, ये ना पानी वाले सॉल्वेंट्स में तो अच्छे से यूज होती है, पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, नॉन एक्वस मीडियम ले लिया, नॉन एक्वस समझो जिसमें पानी नहीं है, जैसे बेंजीन का सोल्यूशन है, उसमें ये डिसॉल्व भी हो जाती है। सोचो ना, ये जेली थी पूरी, ये जेली डिसॉल्व भी होगी, अब तुम इसकी मेम्ब्रेन कैसे यूज करोगे? तो ना ये चीज ना मुझे आपको यहाँ पे लिखवानी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट देना है। तो आपके पास चॉइस है बेटा जी, जैसे अगर आपके पास पेजेस है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लोगे पेजेस। अगर आपके पास अगर ये पेजेस है तो यहाँ पे स्टार लगा के ऊपर लिख लो, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं। लिखना क्या है, मैं पूरी लाइन लिखवाती हूँ ताकि जो कॉपी में लिखना चाहते हैं वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कंटिन्यू कर दे, जिनके पास साइनॉप्सिस दी है। आपने लिखना है जिलेटिनस कॉपर फेरोसाइनाइड cannot be used in non-aqueous medium because it dissolves in it। मैंने इसलिए पहले जल्दी में बोल दिया ताकि आपको पता लगे ये दो लाइनें फिट करनी है। अब सुनो ध्यान से, gelatinous copper ferrocyanide cannot be used in non-aqueous medium because it dissolves in this। Gelatinous copper ferrocyanide cannot be used in non-aqueous medium because it dissolves in it। मैं वो पॉइंट्स पे फोकस करूंगी जो मुझे पता है मैंने कॉपी में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आप पूरा पढ़ लेना, इनफैक्ट आपको कोई डाउट होगा तो कल भी परसों भी साइनॉप्सिस ही खुलने हैं, तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। जैसे ऑस्मोसिस क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने दे दी हुई है। ऑस्मोसिस की एक्सप्रेशन,
आप देखो ये एक्सप्रेशन तो मैंने दिया है, पाई इज इक्वल टू CRT, आई लगा के ICRT। कल मैंने आपको ये भी बताया था ना, अगर एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ लगाओगे टू स्टॉप ऑस्मोसिस? जहाँ पे पानी सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कितना लगाओगे? उनका जितना डिफरेंस जैसा difference हो होगा जाए जितना मैम। डिफरेंस के बराबर। डिफरेंस है, ठीक है जी, वो लगाओगे। अच्छा, तीसरा और चौथा फॉर्मूला मैंने कॉपी में नहीं दिया, मुझे ना जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि +1 पी ब्लॉक +1 स्टेट्स ऑफ मैटर में ही है। याद करो +1 में हमने डाल्टन्स लॉ से क्या पढ़ा था, अगर एक गैस का प्रेशर PA है पार्शियल प्रेशर, दूसरे का PB, तीसरे का PC, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? सबका सबका सम। सबका सम। बस यहाँ लिख दिया कि अगर एक का प्रेशर π1 है, एक का π2, एक का π3 है, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर π1 π2 π3 का सम होगा। और आपको याद है कि इस तरह के क्वेश्चन भी डाल्टन्स लॉ में ही लिए जाते थे। अगर प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग हो तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते थे, अगर प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग हो? प्रेशर और टेम्परेचर था। P1 V1 प्लस P2 V2 इज P3 V3। याद करो, जब प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग होते थे तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। ठीक है, तो ये थर्ड फोर्थ वही है। एक आधा क्वेश्चन कोई इनका असाइनमेंट में, वैसे ये ज्यादा नहीं यूज होते अभी के लिए, तो ये इसलिए मैंने ये नहीं दिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम कर ही लेंगे। अच्छा, ये सारे न्यूमेरिकल्स भी एक बात बस मुझे बोलने दो, देखो कोई लिमिट नहीं होती है प्रैक्टिस की। कोई बच्चा कहता है मैंने तुझे कर लीजिए RP असाइनमेंट बुकलेट, अब मैं सो जाऊं? मैंने कहा ना, तुमने मेडिकल लिया ना, तुम सो तो सकते ही नहीं हो, तुम साइनॉप्सिस के सारे क्वेश्चंस करो और अगली बार मुझे बताना अगर कोई डाउट होगा तो आई विल टेक योर डाउट। हाँ जी बोलो, कोई आप कुछ कह रहा था? मैम एग वाले एग्जाम्पल के बाद आपने क्या करवाया है? अरे मुस्कान, एग वाले एग्जाम्पल के बाद ना बेटा जी मैंने ना ये साइनॉप्सिस खोलनी है, आपको दिख रहा है? आपके पास साइनॉप्सिस है? यस मैम। कैसे, प्रिंट है या आ गया था मटेरियल? मैम नो, मैम प्रिंट आउट करवा वेरी गुड। तो बस अभी जो मेन बात है ना वो अभी से शुरू हो रही है। वैसे ना जो मतलब अगर आप अपने सामने पेजेस देखोगे तो मैंने ऑस्मोसिस में शुरू किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स वगैरह बताई हैं, ये शुरू किया अभी। पर मेन जो है आप बिल्कुल टाइम पे एंटर हुए, यहाँ से शुरू करें। अगर कोई आपसे पूछे ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बेस्ट CP कौन सी है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस। क्यों? सामने लिखा हुआ है, रीजन नहीं पता। यस मैम। चलो ऑनेस्ट क्लास। यहाँ पार्टिसिपेंट इतने सारे कैसे हो गए? कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? आपकी क्लास में तो 70 के बच्चे होते हैं बस रोज में। इतने ही होते हैं मैम, 2-3 दिनों से तो इतने ही है। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, जब आप थ्योरी करवाओगे ना S ब्लॉक B ब्लॉक के, फिर कम हो जाएगा। भाग जाएंगे। नहीं नहीं, तो चौथी क्लास में देखो थ्योरी में नहीं, टेस्ट में, बिना वैसे ही भाग टेस्ट जाएंगे। में। अच्छा चलो, आप सबने कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मोलर मास। ठीक है, लेकिन क्यों? तो सोचते हैं। मैंने आपको पहले दिन बोला, बड़े सालों की रिसर्च के बाद किसी साइंटिस्ट ने 15 साल लगाए और एक प्रोटीन निकाला। हम बड़े साइंटिस्ट बने, उसको ले गए, हमने बात तेरे प्रोटीन का नाम मोलर मास पता कर देते हैं, हमें CPs आती हैं। उन्होंने कहा पता कर दो। हमने जाके उसके प्रोटीन को डाल दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। मोलर मास तो पता चल गया, पर बॉइलिंग पॉइंट में डाला था, यानी आपने उसको हाई टेम्परेचर दिया, प्रोटीन डीनेचर हो गया। आपको पता है प्रोटीन्स वगैरह एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, इधर उधर करोगे तो खराब हो जाएंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का एक एडवांटेज है, यहाँ तो कैलकुलेशन रूम टेम्परेचर के अराउंड ही होनी है, तो कोई डीनेचरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज कि कैलकुलेशंस आर डन अराउंड अ रूम टेम्परेचर। एक दूसरा फायदा, NCERT लिखती है, वरना आप मेरे से बहुत बहस करते, पर मैं बोलूंगी NCERT लिखते है तो तुम्हें भी चुप करना पड़ेगा। NCERT कहता है भी इस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में ना मोलैरिटी यूज होती है, इट इज इजियर टू यूज। बच्चा कहता है +1 में आपने पढ़ाया था विच इज बेटर यूनिट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। मोलैलिटी। आज आप कह रहे हो मोलैरिटी वो है, मैंने ये नहीं कहा मोलैरिटी बेटर है, मैंने कहा मोलैरिटी इजियर टू डिटरमाइन एंड आई कैन प्रूव माय पॉइंट। आप लैब में खड़े हो, ठीक है जी, आप लैब में खड़े हो, आपको 0.1 मोलर ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन बनाना है 250 ml। 0.1 मोलर ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन बनाना है 250 ml। कौन बच्चा बताएगा कैसे बनाएंगे? You are in lab, you have to prepare 0.1 molar aqueous solution of glucose, total volume 250 ml। 250 ml ले लेंगे, 18 ग्राम डाल देंगे ग्लूकोज का। 18 उसका कैलकुलेट करके डाल देंगे। हाँ मतलब 0.1 मोल से कैलकुलेशन भी कर ली सही हमने, 18 ग्राम, तो बहुत बढ़िया। अब 18 ग्राम ग्लूकोज पड़ा है, वेइंग बैलेंस होती है, 18 ग्राम वे किया, 250 ml पानी पाके आलो मैडम नु देता।
अब मैडम कहती है नहीं जी मुझे तो ना 0.1 मोलल ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन चाहिए, 250 ग्राम टोटल सोल्यूशन का वेट होना चाहिए 250 ग्राम, मुझे 0.1 मोलल चाहिए। अब आप परेशानी में आ गए, क्योंकि ठीक है वो चाहिए ग्लूकोज तो 18 ग्राम चाहिए, पर लिक्विड का वेट मेजर करना इजियर है या वॉल्यूम? प्रैक्टिकली सोचो, वो तो बिकर पड़ेगी, मेजरमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें वेट ही चाहिए और बड़ा एक्यूरेट काम करना है तो तुम्हें पहले डेंसिटी ढूंढनी पड़ेगी, फिर डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम होती है, फिर तुम देखोगे इतने वॉल्यूम के लिए इतने इतने वेट के लिए मैं कितना वॉल्यूम डालूं। मतलब प्रैक्टिकली समझो, लैब में मोलैरिटी से काम करना इजियर होता है, मोलैलिटी नहीं। कभी लैब की शक्ल देखियो तो जितने एक्सपेरिमेंट्स हम कराते हैं मोलैरिटी से कराते हैं, नॉर्मैलिटी से कराते हैं, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट मोलैलिटी से नहीं कराया जाता। तो मोलैरिटी आर इजियर टू डिटरमाइन। तो फिर बेटा जितना इजियर होगा उतना एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी कम आएंगे, तो काम अच्छा होगा। तीसरा रीजन वो देते हैं भी इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। अब सोचो पाई का फॉर्मूला क्या याद किया आपने? पाई का फॉर्मूला क्या है? आई को मल्टीप्लाई करना है सी से, सी को मल्टीप्लाई करना है आर से, आर को मल्टीप्लाई करना है टी से। भावना समझो, आई सी आर टी सब मल्टीप्लाई तो ने, तो पाई की वैल्यू अच्छी खासी आएगी। अब आप मुझे बताओ, कहीं आपने 110 मेजर करना और कहीं आपने 0.0186 मेजर करना है, विच इज इजियर टू मेजर? 110। मतलब आप समझो मैं किस तरफ इशारा कर रही थी। डेल्टा टीएफ आता है 0.186, डेल्टा टी भी आता है 0.052, मुझे पता नहीं लगता भी हमारा थर्मामीटर हिला है कि नहीं। बट यहाँ बिकॉज मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस तो एक्यूरेसी ज्यादा है कि तो उतने हम एक्यूरेट हो जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम्स, दे यूजुअली आस्क this method for measurement of molar mass is widely used। इसको टिक करना और लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो चीजें टिक करोगे ना कि मैम ने ये तो पक्का साइनॉप्सिस से पढ़ाया। used for proteins, polymers and other macromolecules, and this method has the advantage over other methods. The biomolecules are not stable at high temperature, thus if elevation in boiling point is measured and also their poor solubility. However, pressure measurement, यहाँ pressure का मतलब है osmotic pressure measurement is around the room temperature and can be easily measured. दूसरा, this method uses molarities instead of molalities. I told you it is advantages. As compared to other colligative properties, the magnitude of osmotic pressure is large even for very dilute solution and is easily measurable. तो इसलिए osmotic pressure is the best colligative property. आगे चलते हैं जी, और क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब ना ये टॉपिक इसके साथ इसी पेज पे शुरू हो रहा है, कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके लिए ना मैंने थोड़ा बेस बना दिया क्लास में कॉपी में पहले ही, ताकि हम आराम से यहाँ आराम से पढ़ ले। जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है हाइपोटोनिक, जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है हाइपरटोनिक, जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है आइसोटोनिक। ठीक है जी। अच्छा, आइसोटोनिक तो चलो हमने कॉपी में करा है। टाइप्स ऑफ एक्सोस्मोसिस, अगर आप ग्रेप्स को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में रखोगे, ग्रेप्स को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में रखोगे तो who is hypo, who is hyper? Hypo raisins and hyper is NaCl solution. And so the grapes will shrink. Exosmosis. अगर आपने ग्रेप्स को पानी में रखा, Endosmosis. और जो नीचे आपको दिख रहा है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, ये सारे NCERT की लाइन है, सारी NCERT। तो फिर NCERT मैम, हाँ जी बोलिए मैम एक पॉइंट जूम कर दो प्लीज। कौन सा एक पॉइंट? अच्छा, एक पॉइंट वैसे जूम कर दो यार, मेरे को ना इतना आता नहीं है, तो तुम मुझे हेल्प करो कि कहाँ से जूम होता है। और प्लस वाले साइड से यहाँ से कर लो। हाँ यार, अच्छा अभी ठीक है, और करो। मैम पेज व्यू के साइड में एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। पेज के ये दो एरोज है ना मैम, ये क्लिक कर दो। एरोज है जो ये रेक्टेंगल में 2 mm। इसके साथ वाला मैम लेफ्ट। हाँ, अब बढ़िया हो गया। यस मैम। यस चरणों के दर्शन कर लो। और अब अगर मैंने इसको इधर पढ़ना था, मैं कैसे जाऊं? इसको इधर कैसे करूं? अब वो तो दिखेगी नहीं। अच्छा, तुम्हें तो दिख रही होगी, समझ गई, तुम्हें तो दिख रहा होगा ना। मेरे यहाँ पे वो आ जाता है वीडियो पैनल। एनीवेज, अभी ठीक दिख रहा है? बढ़िया है। यस मैम, थैंक यू। ऑल आर माय कंप्यूटर टीचर, थैंक यू। Explanation of certain phenomena based on osmosis. People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cells and intercellular species because of endosmosis. बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक वाली डाइट खाते हैं, तो हमारी जो सेल्स हैं वो हाइपर हो गई हैं। अब पानी जाएगा तो वो बहुत ज्यादा पानी रिटेन कर लेंगी। This result in puffiness or swelling. It is called edema या ओडिमा?
इडीमा। हम दोनों होते हैं वैसे। पता नहीं दोनों ही होते होंगे, रोज ना बच्चे क्लारा पाते हैं, हमने तो इडीमा ही लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी से भी चेक कर लेना। एनीवेज मेन मुद्दा ये है, हमें एक बीमारी याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा सॉल्टी डाइट खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है, दिस इज इडिमा। ठीक है जी। अच्छा, आम के अचार का सीजन आने वाला है जी, किसी ने बनाया तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, किसी ने देखा है आम का अचार बनाने का सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है? सुखाते हैं मैम उसको, आम को सुखाते हैं। चलो ये तो आपने बढ़िया किया कि हमने आम काटा, गिटके निकाली और हमने आम की वो फाड़ियों को सुखा दिया। उसके बाद उसमें तेल में डालते हैं, तेल में नमक वगैरह डालते हैं, मिक्स करके मसाला में के। एक मिनट के लिए पीछे चलती हूँ। अच्छा, जो सबसे बेसिक स्टेप होता है ना, वो पता क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और ना अपने घर पे आप देखना, क्योंकि आम का अचार बनाने का सीजन बस आने ही वाला है, तो आप देखना एक बेसिक स्टेप वो क्या करते हैं, जैसे आपने कहा सुखा लिया, सुखाने के बाद ना वो एक बड़े से टप में, पतीले में, परात में, डिपेंडिंग ऑन कितनी क्वांटिटी है, वो आम डालते हैं और आम के ऊपर नमक डाल देते हैं, सिर्फ नमक, पानी वानी कुछ नहीं, नमक डाल देते हैं। ठीक है, और ओवरनाइट जैसे उसे रख दिया, अगले दिन आप खुद देखोगे सारा पानी अलग हुआ है, आपने कोई पानी नहीं डाला था, फिर भी इतना पानी है। दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोस्मोसिस व्हिच यू कैन सी इन योर हाउस। ठीक है, तो रॉ मैंगो प्लेस्ड इन concentrated salt solution loses water via exosmosis and shrivel into pickle। ठीक है, और जितना पानी उनसे निकल जाएगा एक्सोस्मोसिस के थ्रू, उतना वो अचार बहुत बढ़िया बनेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। और देखिए जी, water movements from soil into plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis। ठीक है, preservation of meat, yes, जो मांस मछली खाते हैं उनके ऊपर हमेशा सॉल्ट की लेयरिंग की जाती है, हमेशा देखना। और जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर, या जैम्स एंड जेलीज हैं, इनके ऊपर शुगर की लेयरिंग की जाती है। इनका प्रोसीजर बड़ा कमाल का है, पता क्या करते हैं, आपने जेलीज के ऊपर शुगर की लेयर है, ऊपर बैक्टीरिया आने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन भी एसपीएम है, सेमी परमेबल है, बैक्टीरिया और नीचे है शुगर, कौन हाइपो कौन हाइपर, बैक्टीरिया और शुगर, बैक्टीरिया हाइपो और शुगर हाइपर है, तो बैक्टीरिया का क्या होगा, फूल मर जाएगा मैम, फूल के जाएगा, वो बैक्टीरिया विल लूज, हाइपो टू हाइपर जाती है ना मूवमेंट, तो बैक्टीरिया विल श्रिवल, श्रिंक, बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म। तो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन through process of osmosis. A bacterium on salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies। ठीक है जी, और ये मतलब प्रिजर्वेशन में भी यूज हो गया। मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं अगर हम उन्हें फ्रेश वाटर में डालें, एंडोस्मोसिस। मुरझाई हुई गाजरें खिल जाती हैं अगर हम उन्हें फ्रेश वाटर में डालें, ड्यू टू एंडोस्मोसिस। हमने देखा अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं तो ये सब्जियों वाले पानी पानी फेंक रहे होते हैं हमेशा सब्जियों पे। यस मैम, वो जोक बना हुआ है ना कि एक भाई बड़ी देर से भिंडी पे पानी डाल रहा था, तो एक कस्टमर ने चिढ़ के बोला, भाई साहब अगर भिंडी को होश आ गया तो आधा किलो भिंडी दे दो। हाँ जी मैम, बड़ा पढ़ा था ना। हाँ, तो ऐसे तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो चाहते हैं कि वो खिली खिली रहे, पानी जाएगा, एंडोस्मोसिस होगी, वो खिली खिली फ्रेश फ्रेश सी नजर आएंगी। अच्छा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, जो हाई बीपी वाले हैं उनको सलाह दी जाती है नमक तुम्हारे लिए जहर है, नमक नहीं खाना। क्यों? क्योंकि a person suffering from with high BP is advised, high blood pressure is advised to take minimum quantity of common salt. When the salt intake is very high, kidneys cannot control the level of salt and it gets dissolved in blood. Due to this, intake of water in blood increases, which increases the volume of blood and the force of blood pushing against the walls of arteries. Blood pressure further बढ़ जाता है, तो इसलिए उनको कम उसके लिए। और ये वो आ गया जी हमारा फेवरेट डॉक्टर बनने वाला पॉइंट, याद कर लो, आरबीसीज आर आइसोटोनिक विथ 0.91 of mass by volume mass by volume NaCl, which is also called solution, normal saline solution, and it is safe to inject intravenously. Hence in this solution red blood cell neither swell nor shrink. लेकिन वो आगे फोटोज बना के उन्होंने दिखाया, अगर किसी और में रखोगे तो वो shrink भी कर सकती हैं, swell भी कर सकती हैं। Aqueous NaCl solution of NaCl with concentration less than 0.91% is hypotonic to blood. On placing red blood cells in this solution, endosmosis result into bursting, अंदर जाके वो फूल जाएंगी, burst हो जाएंगी, hemolysis बोलते हैं बायो में इसको। Aqueous solution of NaCl with concentration more than 0.91% is hypertonic to blood. On placing red blood cells in it, exosmosis or plasmolysis result into shrinkage of cells as shown in figures. अभी मैं आपको वो figures दिखाती हूँ।
हे भगवान, हम कहाँ जा रहे हैं? मैम फिगर्स उसी पेज पे तो थे। ऊपर जाना था वो। मैं चली गई ना नीचे। फिर से घूम गए? नहीं, मैम अभी तो आ नीचे गया, अभी नीचे। तो आ गया, अभी तो आ गया। मैम पिछले 3 मिनट में आपने कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को तो नहीं बोला? नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को नहीं दिखा। वो तुम्हारी कृपा से वो बड़ी सी स्क्रीन पे तुम्हें ये मॉड्यूल दिख रहा है, साइनॉप्सिस, बस वही दिखा रही हूँ। टाइम मतलब टाइम नोट करके भाई साहब जाते हैं घूमने हैं? नहीं घूमने नहीं मैम, थोड़ा सा काम पड़ गया था बहुत जरूरी। अच्छा चलो, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। हमारे और तुम्हारे घरों में आजकल पानी आरओ का होता है। आरओ का पिया जाता है। क्या होता है आरओ? रिवर्स Reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो बड़े प्यार से समझो। कल हमने बोला कि प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा है, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कम है, इसलिए फ्लो इज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। अगर मैं सॉल्वेंट साइड पे हाई प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं जिससे दोनों बराबर हो जाए, तो नेट फ्लो ड्यू टू ऑस्मोसिस इज Zero. इट इज स्टॉप। नेट फ्लो ड्यू टू ऑस्मोसिस इज जीरो या इट इज स्टॉप्ड। तो वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल है पाई। अब आप सोचो, मैंने यहाँ पाई लगाया, पर अब अगर मैं सोल्यूशन साइड में पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दूं, इफ पी ग्रेटर देन पाई, व्हाट विल हैपन? ऑस्मोसिस उल्टा हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। नॉर्मल ऑस्मोसिस सिखाया जाता है सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, पर अगर सोल्यूशन साइड में P ग्रेटर देन पाई लगाया, तो अब नेट मोमेंट कहां से कहां होगी? Solution से solute. Solution Solvent to की तरफ. solvent, उल्टा, reverse osmosis. तो very important for school exams. If a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into pure solvent through the semi-permeable membrane. Since the flow of solvent is in the reverse direction to the observed in the usual osmosis, the process is called reverse osmosis. School exam में ना ये एक फोटो आती है और पूछा जाता है, 1 मार्क में आता है, 1 मार्क में आता है कि इस फोटो में, हे भगवान क्या गड़बड़ करती हूँ इसमें, मुझे ये नहीं समझ आता। हम प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरे को कर्सर का ही मूवमेंट समझ नहीं आती, मैं खुद ही गलत कर देती हूँ। तो धीरे धीरे मैं सीख लूंगी इसको, जैसे धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल सीख रहे हो, बट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। खैर बात ये चल रही थी कि एक ना फोटो आती है और पेपर में 1 मार्क में आता है कि व्हाट प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर एंड व्हाट इज द लार्ज स्केल यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द लार्ज स्केल यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो उस फोटो में क्या दिखाया जाता है कि P ग्रेटर देन पाई है। अभी मैं आपको क्या समझा रही थी, अगर P ग्रेटर देन पाई है तो कौन सा प्रोसीजर चल रहा होता है? Reverse osmosis. ये फोटो, तो P ग्रेटर देन पाई तुम्हें फोटो में दिख रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। फिर पूछा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्ज स्केल यूज ऑफ दिस। आपको दिख रहा है इधर है सी वाटर, इधर है फ्रेश वाटर। सी वाटर और फ्रेश वाटर बीच में एक SPM है, और मैंने सी वाटर की तरफ P ग्रेटर देन पाई डाला है। अब बताओ क्या होगा? सी वाटर में से जो सॉल्वेंट है वो चला जाएगा प्योर वाटर की तरफ। यहाँ से पानी चला गया प्योर वाटर की तरफ, और यहाँ क्या बच गया? नमक बच गया। एक तीर से दो निशाने, एक तो हमें हमारे अब सारा ध्यान बचा सी वाटर, बाकी सारा पानी तो कंज्यूम कर लिया। सी वाटर से पानी निकालने की टेक्निक शुरू हो चुकी है काफी डेवलप्ड कंट्रीज में, तो पानी मिल रहा है आपको। ठीक है, वो पानी ऐसा है अभी तक इतना प्योरिफाइड है कि आप कपड़े धोने, गाड़ियां धोने, गार्डन में देने के काम कर सकते हो, और उधर से नमक मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये फोटो देके पूछा होता है विच प्रोसेस इज डिपिक्टेड, आपने बोलना है रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज द लार्ज स्केल यूज ऑफ दिस? It is used for the desalination of seawater. It is used for the desalination of seawater. Desalination मतलब नमक वाले पानी से, समुद्री पानी से नमक निकालने का काम कर रहे हैं। और हेलिक्स स्पेशल, जो क्वेश्चन आना ही आना है, वैसे ही आपके असाइनमेंट में भी है। In this process, generally cellulose acetate, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ये वाली मेम्ब्रेन जरूर याद रखना। Cellulose acetate placed over a suitable support is used as a semi-permeable membrane. तो आपको याद रखना है इसमें कौन सी मेम्ब्रेन यूज होती है रिवर्स ऑस्मोसिस में? सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट, अच्छे से याद कर ले। सेलुलोज एसीटेट इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इम्प्योरिटीज और आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। वो तो वही बात कह रहे हैं ना कि भाई ये
सेमी परमिएबल है। इसके बाद ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का टॉपिक है। मैं उन बच्चों को फोकस कर रही हूँ जिनका बाकी सब काम हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बने ना साइनॉप्सिस, तो यहाँ वेंट ऑफ सबसे लास्ट में। तो मैं पर्सनली, मुझे इस साइनॉप्सिस का सबसे अच्छा क्या लगता है कि इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको टाइम मिले तो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना हर टॉपिक के, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो अभी साइनॉप्सिस परसों भी हमने खोलना है, तब हम करेंगे। विद दिस सबसे बड़ा काम मैंने खत्म किया, ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन। और फिर कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये पेज नंबर 37 आई गेस, खोलो जरा। बोलो बोलो बोलो। मैम जो आरओ में से रेजिडुअल वाटर निकलता है, हम देखते हैं बेसिकली, फिर वो क्या होता है अगर सारा ही पानी, मतलब हमने इतना प्रेशर लगा दिया तो वहां पे चला गया? नहीं, आरओ में भी एक्चुअली, आरओ के साथ ना एक्चुअली बहुत सारी और सारी चीजें भी हैं, उसमें कुछ मिनरल्स भी ऐड करे हुए हैं, ठीक है। तो आरओ से तो हमें वो वाला एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट वाटर भी मिल रहा है। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं कि जो तो साफ पानी है वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, पर बहुत ज्यादा जो गंदा पानी है वो पानी की फॉर्म में ही बाहर जा रहा है। हालांकि वो वेस्टेज को भी अवॉइड करना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतना पानी वेस्ट होता है रोज हमारे घरों में, बट आप कुछ यूज करते हो उस पानी का? नहीं, मैं तो करती हूँ। मतलब मैंने वहां पे एक बर्तन लगाया होता है और उसमें वो पानी इकट्ठा होता रहता है, फिर मुझसे भांडे मांज लेते हैं। सिंपल थिंग, मटके का पानी पियो, बेस्ट है। यस मैम। मटके ये का जड़े पियो। जो आग बैठे हैं, तुझे उते मटका रखोगे, इन्होंने तोड़ देना अगले दिन। आई हमारे घर तो वही है, हमारे घर में आरओ है ही नहीं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना। मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ, मेरा बस चले तो मेरे घर में मटके वाला ही पानी हो, पर मेरा बस नहीं चलता। हाँ, कोई और कुछ कह रहा था, बोलो। मैम आप जब आरओ वाला करवा रहे थे तो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, पर दोबारा। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप आरओ वाला अच्छे से पढ़ लेना। मैं बस एक बार फ्लो में सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर दूं, फिर मैं आपको अगर टाइम मिलेगा समझा दूंगी। आज ना मेरी एक्चुअली 4th क्लास है, नहीं तो आगे तो मैं बड़े आराम से बैठी रहती हूँ, बट आज मेरी 2nd 3rd 4th थी, तो मैं समझा दूंगी। वैसे वो बहुत ईजी है, पढ़ के भी समझ आ जाना है। एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले एंटी फ्रीज सोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है फ्रीजिंग को प्रिवेंट करे। बहुत ज्यादा कोल्ड कंट्रीज जहां 0 डिग्री से अक्सर ही टेम्परेचर नीचे चला जाता है, वहां गाड़ी चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है? कार रेडिएटर का पानी फ्रीज कर जाता है। अब पानी फ्रीज कर जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी। तो वहां पे ये इस चीज को यूज किया जाता है। बहुत आसान है, आप जो कार रेडिएटर का पानी है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे। बताओ परनीत, म्यूट कर लो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा उसमें? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, ठीक है जी। अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, नॉर्मल पानी 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा है और वो वाला पानी -10 -20 -30 पे फ्रीज करेगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसे कहते हैं एंटी फ्रीज। जो कॉमन एंटी फ्रीज यूज हो रहा है ना, वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। किसी को याद है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला? CH2OH। अरे वेरी गुड, डाईहाइड्रिक अल्कोहल था ये, इथेन 1,2 डाइऑल, CH2OH CH2OH। और किसी को ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद है? उसी के नीचे कराया था। CH2OH। अरे वाह, वो एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल था, CH2OH CHOH CH2H। बाई चांस आपको नहीं याद ना, तो नो वरीज। आज तो मैंने ये सिनॉप्सिस खोले हुए हैं, तो मैं कल कॉपी में आपको कुछ और पॉइंट्स भी कराने हैं, तो मैं साथ में ये भी आपको मतलब कॉपी में लिखवा दूंगी फॉर्मूलाज, बस याद करा देना। अच्छा, in cold countries where the atmospheric temperature becomes less than 0 degree, the water in the car radiators would freeze. Antifreeze solutions are useful under these conditions of sub-zero temperature so that water doesn't freeze in radiators. Such solutions are made by dissolving ethylene glycol, ये दुनिया का common antifreeze है, और glycerol in water. These lower the freezing point of water and it can be lowered to the desired extent by varying the concentration of ethylene glycol और glycerol. मतलब concentration change करके आप अलग-अलग डेल्टा TF की वैल्यूज ले सकते हो। जो उन्होंने डाटा दिया है, डाटा में वो ये कहते हैं कि सपोज आपके पास जैसे आपने अगर ग्लिसरॉल यूज करा है 35%, 35% V/V solution, ये भी याद रखना, of ethylene glycol, and antifreeze is used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lower the freezing point of water to 255.4 Kelvin, -17.6 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये एंटीफ्रीज है। तो स्कूल एग्जाम में आता है व्हाट इज एन एंटीफ्रीज, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपने लिख देना एंटीफ्रीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच लोअर डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, thus prevents freezing. They are used in car radiators in the countries with very low temperature, in cold countries, है ना। For example ethylene glycol वगैरह या glycerol आपने दे दिया। लेकिन
कंपटीशन में क्वेश्चन है, किसी किताब में बना हुआ है कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन एंटीफ्रीज। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन एंटीफ्रीज, फुल स्टॉप। इट decreases the freezing point of water. Second option, it increases the boiling point of water. Third option, both of these. Fourth option, none of these. both of both of these. Very good both of class. these. Both of these. बेशक ये एंटी फ्रीज है क्योंकि हम इसे यूज करें, पर मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेगा वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा ही करेगा। हमने ये थोड़ी कहा, हमारी वर्डिंग ये नहीं थी कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एन एंटी फ्रीज, दिस इज बिकॉज। फिर आप कहते हैं कि हाँ ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है, पर एक्चुअली तो ये दोनों काम कर रहा है ना। जो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा वो बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेगा। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। बहुत ज्यादा बर्फ जम गई है, आप में से कुछ होंगे हिली एरियाज के, जैसे अभी लक्षिता ने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, तो बताओ जब बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उस बर्फ को हटाती है? मैम नमक मैम। नहीं, आपने देखा अपने आसपास ही? मैं टीवी उनकी पे बात देखा मैम। है, टीवी पे। हाँ टीवी पे देखा, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिकली ये चीज देखी ना मुझे भी ऐसा लगता है कि नमक डालते हैं। एक्चुअली तो बर्फ इतनी जमी होती है कि उनको हटानी भी पड़ती है, और हटाने के बाद ताकि और बर्फ ना जमे वो रोड्स पे सैंड और नमक छिड़कते हुए जाते हैं। उससे ये होता है एक्चुअली कि नमक डालने से, एक्चुअली देखो नमक डालने का फायदा क्या हुआ, बर्फ जमी है, 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, पानी जम जाएगा, बर्फ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पे नमक डाल दोगे, अब नमक वाला पानी 0 डिग्री पे फ्रीज करेगा या लेस देन 0 पे? लेस देन। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 0 है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सॉरी वो तो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे पानी बर्फ बनना बंद कर देगा। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स इन विंटर्स और इन द हिल्स वेयर इट स्नोज हेवीली, कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड is used is scattered on the roads. This is because ice salt mixture has very low freezing points. Thus, so long as temperature of the surrounding is above these temperatures, mixture doesn't freeze and ice keeps on melting. यहाँ से ना मैं आपसे एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जो ये वेंडर्स होते हैं, ये जो आइसक्रीम वाले होते हैं, ये नमक वाले पानी की बर्फ जमाते हैं। कभी आपको ये बात पता चली? यस यस मैम। कैसे पता चली? हम केमिस्ट्री वाली मैम ने बताया था हमको भी। अच्छा, आपको भी केमिस्ट्री वाली मैम ने बताया था? नहीं मैम, जो कुल्फियाँ नहीं देते होते उसपे नमक वाला ही होता है पानी। मैं ना हमेशा यही बात बोलती हूँ, पर आजकल मुझे लगा बच्चे ना ब्रांडेड कुल्फियाँ खाते हैं, है ना, बास्किन रोबिन खा रहे हैं, ज्ञानीज आइसक्रीम खा रहे हैं, और जो ये हमारे यहाँ भी आती है क्वालिटी वॉल्स, मदर डेयरी, अमूल, ये भी अब रैपर्स में आती हैं, तो वो फीलिंग नहीं आती जो हमें आती थी। बिल्कुल जो देसी एकदम वेंडर लेके आया और बर्फ में उसने डिप करी हुई है। यस मैम, आती है उसमें। हाँ, आप वैसे जैसे मतलब आपने ऑरेंज वाली कैंडी ली है, आप मुंह में डालते तो पहले नमक आता था पूरा मुंह में, क्योंकि वो नमक वाले पानी में जमी होती थी। उसका क्या फायदा? नमक वाले पानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, उसका मेल्ट नहीं होगी जल्दी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट पता वो किस पर क्या सोच के यूज करें? देखो, एक है नॉर्मल बर्फ सिंपल पानी की, एक नमक वाले पानी की बर्फ है। कूलिंग किसकी ज्यादा है? टेम्परेचर कम हो गया नमक वाली बर्फ का, टेम्परेचर कम हो गया, ज्यादा कूलिंग इनसाइड, ठीक है। तो द आइसक्रीम्स विल रिमेन कूल फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज्यादा ठंडक है तो ज्यादा अच्छे से वो कूल रहेंगी, ठंडी रहेंगी। उसको घर में गाँव में घूमना होता है बेचारे को, अपना वो वेंडर को अपनी वो लेके रेडी सी, तो इसलिए वो नमक वाले पानी की हमेशा बर्फ जमाते हैं। तीसरी बहुत ही प्यारी सी चीज, इसमें ना क्वेश्चन बड़े हैं और मतलब ये कभी पहले भी सुना नहीं होता, वो है रास्ट मेथड। अच्छे से क्लास में ही रट के जाएंगे। रास्ट मेथड किस प्रोसीजर को नाम दिया है? जिसमें कैम्फर एज अ सॉल्वेंट यूज किया है। कैम्फर का ना एक कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला होता है, इंटरनेट सबके पास है, देख तो लोग ही, बाकी कोई जरूरत नहीं है। कीटोन्स होता है, ये बड़ा सा कीटोन्स है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है कैम्फर। कैम्फर का KF बहुत ज्यादा है। रास्ट मेथड में कैम्फर एज ए सॉल्वेंट होता है। कैम्फर के KF की वैल्यू दिख रही है स्क्रीन पे? कितनी वैल्यू है कैम्फर के KF की? 39.7। रफली अगर मैं इसको 40 मान लूं तो बताओ पानी का KF कितना है? 0.5 मेरा बीपी हाई मत किया करो। पानी का KF 1.86 है। 1.86 को अगर रफली मैं 2 मानूं और इसको मैंने 40 मानना है तो उससे 20 टाइम्स ज्यादा। कैम्फर का KF आपको दिख रहा है अनयूजुअली बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसका फायदा है, why camphor is used? सोचो अगर KF इतना ज्यादा है तो डेल्टा TF
ज्यादा। बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा तो मेजर करने में आसानी होगी। तो कैम्फर रास्ट मेथड, सारे स्टेप याद कर लो। रास्ट मेथड मींस यूजिंग कैम्फर एज ए सॉल्वेंट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैम्फर? कैम्फर हैज हाई वैल्यू ऑफ KF, so delta TF comes out to be so much large that it can be measured by ordinary thermometer. दूसरा फायदा, टुडेज अर्थ डे, हैप्पी अर्थ डे। दूसरा फायदा, कैम्फर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अगर कैम्फर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपने देखा ना कोई ऐसा भी तो सल्यूट होगा जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, तो कैम्फर उनके लिए बहुत बढ़िया वरदान है, उसमें वो डिसॉल्व हो सकते हैं। सो व्हाट वी हैव रिटन, कैम्फर इज हाई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 39.7 डिग्री, hence it is used as a solvent for finding molecular masses of organic compounds with high molar mass like naphthalene, anthracene, etc., soluble in camphor in the molten state. The depression in freezing point of camphor is so large that it can be found using ordinary thermometer unlike any other solvent with low KF. तो रास्ट मेथड के काफी क्वेश्चंस आपको आरपी असाइनमेंट बुकलेट्स में मिलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना और उनको कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। एक एप्लीकेशन बची है बॉइलिंग पॉइंट की। वैसे ना बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस जो है मेरे ख्याल से बॉइलिंग पॉइंट वो कहाँ है, वो जो वेपर प्रेशर वाली कोई लाइन कौन से पेज पे, जहाँ पे प्रेशर कुकर के बारे में बताया गया है? ऐसा कौन से पेज पे है, दिख रहा है कहीं? एक डॉल्फिन बनी हुई है प्रेशर कुकर को लेके। नहीं है कहीं भी? मैम 33 पेज। ये 36 खोला हुआ हमने, 33 पेज। वैसे तो ना बॉइलिंग पॉइंट की ऐसी कोई एप्लीकेशन है नहीं, जैसे कोई बच्चा कह रहा था मैम साइनॉप्सिस में है नहीं, मैं क्या बस वही है वो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट में गिन लेते हैं क्योंकि उसका ना इसका क्वेश्चन उसकी आरपीएस में घूम रहा है। तो शायद आप लोग को तो पहले से ही पता है, आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे। बताओ व्हाट हैपेंस इनसाइड द प्रेशर कुकर, व्हाई द कुकिंग टाइम गेट रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर? मैम वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बराबर होने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है। Heating. The cooking time gets reduced in a pressure cooker in a pot at sea level that doesn't have any cover on it. Water boils at 100 degrees Celsius. In a pressure cooker, the steam is trapped and the pressure inside goes up. हम उस कुकर में जो सामान है उसके लिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरह से बढ़ा रहे हैं। Hence the temperature of the water and the steam also rises above the normal boiling point. For example, at 15 pound pressure inside the pressure cooker, the temperature increases to approximately 121 degrees Celsius. सोचो नॉर्मल पानी 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है, ये पानी 121 डिग्री पे बॉईल करेगा, अंदर ज्यादा हीट होगी, vegetables will be cooked faster and cooking time is reduced. ठीक है, दिस इज मतलब वो प्रेशर कुकर क्यों करता है ऐसा, वहां पे क्वेश्चन है आपकी आरपीएस में, वो इससे कवर हो जाएगा। अच्छा, जितना मुझे टाइम दिख रहा है मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी लाइनें पढ़ा रही हूँ। वो कहाँ लिखा है मैम? बोलो जी बोलो। मैम पार्टिसिपेंट्स देखो। हाँ ये देखो नजर लग गई, आज ही मैंने देखे थे ना। तो सोचो लास्ट क्लास तक क्या होएगा इनका, सीधा ही 10 कम हो गए, सीधा ही 10 कम हो गए, सोचो। अच्छा, ये 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, मुझे लगता है इतनी हम पढ़ लेंगे। एफ्लोरोसेंट, डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू वेपर प्रेशर। ये टर्म्स सुनी है बट इस चैप्टर में एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, एंड वी हैव टू लर्न द एग्जांपल्स एज वेल। ये भी कहीं कहीं कोई क्वेश्चन होगा। एफ्लोरोसेंट, डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक। एफ्लोरोसेंट क्या है? जो मॉइस्चर देता है, जो एयर को एक्सपोज करे तो एयर में जो मॉइस्चर दे वो एफ्लोरोसेंट है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि चलो मैं पहले बता ही देती हूँ पूछना क्या है। Some substances can lose water of crystallization partly or completely on exposure to air. This phenomena is called efflorescence and the substance is called efflorescent substance. जो water lose कर रहे हैं, इनका vapor pressure, those who have synopsis please underline कर लें, the vapor pressure of these solutions substances is higher than vapor pressure of air. ठीक है, इनका air से ज्यादा है, याद रखना, तभी इनका ज्यादा है, इनके पास ज्यादा प्रेशर है, एयर के पास कम है, तो ये एयर को लूज करें, जैसे सोडियम सल्फेट .7 वाटर।
अच्छा, फिर some substances can absorb moisture from air and can get dissolved in it. This phenomena is called deliquescence. The vapor pressure of the saturated solution, ये जरूर अंडरलाइन करना, of that substance is less than vapor pressure of air. For example, NaOH and impure NaCl. NaOH and impure NaCl. ठीक है जी. और तीसरे हैं हाइग्रोस्कोपिक. इन दोनों का फर्क समझना जरा ध्यान से. मैं कोशिश करती हूँ कि इकट्ठे आ जाएं ये दोनों. हाँ, some substances can absorb moisture from air and get converted into hydrated form. These are called hygroscopic, जैसे anhydrous CaCl2 and copper sulfate. दोनों को ना ध्यान से देखो. एफ्लोरोसेंट तो बिल्कुल ही अलग है ना, वो पंगा नहीं पाएगा. एफ्लोरोसेंट का वेपर प्रेशर एयर में जो मॉइस्चर है उससे ज्यादा है, तो वो तो एयर को मॉइस्चर देंगे. डेलिक्वेसेंस और हाइग्रोस्कोपिक दोनों का वेपर प्रेशर कम है, वो उल्टा काम कर रहे हैं, वो एयर से मॉइस्चर ले रहे हैं. लेकिन हाइग्रोस्कोपिक में तो है गर्मियों का सर्दियों का स्नान, बस पानी को जस्ट टच किया, दैट्स इट. लेकिन डेलिक्वेसेंस है गर्मियों का स्नान, अच्छे से पानी में नहा ही लिए, डिसॉल्व भी हो गए. ठीक है, अब याद करो +1 में NaOH, तब मैंने कहा था कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना, NaOH के ना व्हाइट कलर के पैलेट्स होते हैं, गोलियां होती हैं. इसकी पैलेट्स मतलब गोलियां गोलियां सी है, और आप थोड़ी देर के लिए रखो एटमॉस्फेयर में, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा. ऐसा लगेगा आपको ये पूरा मेल्ट हो गया. एक्चुअली हुआ पता क्या, उसने इतना मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लिया, इट गेट डिसॉल्व्ड. तो इन दो बातों को बड़े ध्यान से पढ़ना. सम सब्सटेंसेस कैन एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट डिसॉल्व्ड इन इट. जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो डेलिक्वेसेंट है, इनका वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एयर में जो मॉइस्चर है उससे कम है, NaOH NaCl. कुछ ऐसे हैं जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं पर बस हाइड्रेटेड होते हैं, ऐसे लिक्विफाई नहीं हो जाते, वो हाइग्रोस्कोपिक है. पता, एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में इससे बन सकता है वो क्या है, एफ्लोरोसेंट, डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक, इनके वेपर प्रेशर के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करें. जिसका सबसे ज्यादा उसको पहले, जिसका सबसे कम है उसको बाद में. वेपर प्रेशर के ऑर्डर में, इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के ऑर्डर में इनको अरेंज करें. एफ्लोरेसेंस का आएगा, हाइग्रोस्कोपिक एंड देन फिर हाइग्रोस्कोपिक एंड देन वेरी गुड, डेलिक्वेसेंस. बिल्कुल ठीक. पहले एफ्लोरेसेंट, फिर हाइग्रोस्कोपिक और लास्ट में डेलिक्वेसेंस. क्योंकि डेलिक्वेसेंस देखो, जो जितना ज्यादा भूखा प्यासा है वो उतना ज्यादा पानी खींच लेगा, तो ज्यादा ही भूखे प्यासे हैं डेलिक्वेसेंस, वो बिल्कुल डिसॉल्व भी हो जाते हैं. एफ्लोरेसेंट लूज करते हैं, डेलिक्वेस हाइग्रोस्कोपिक एब्सॉर्ब करते हैं, और डेलिक्वेसेंस एब्सॉर्ब करके पूरे उसमें डिसॉल्व भी हो जाते हैं. ठीक है जी, इसको कर दूं मैं आज के लिए बंद. मुझे लगता है आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे इससे. ठीक है, बट स्टिल वी हैव 3 मिनट्स, तो कुछ और आपके दिमाग में पूछ लो, वरना मेरे पास. मैम, जो आपने डेल्टा टीएफ की केमिकल इक्विलिब्रियम वाली एक्सप्लेनेशन दी थी, वो एक बार दोबारा दे दो प्लीज. बिल्कुल देती हूँ, और वो ना साइनॉप्सिस में है वो भी. ठीक है, बेशक अगर आपके साइनॉप्सिस है तो बेशक वहां से जरूर पढ़ना, अभी तो मैं वर्बली दे देती हूँ. वो एक्सप्लेनेशन कैसे बनाई हमने कि ना, आइस और पानी इक्विलिब्रियम पे थे 0 डिग्री सेल्सियस पे. 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर पानी यानी नॉर्मल वाटर, नॉर्मल आइस इक्विलिब्रियम में. अगर मैं इस आइस को नमक वाले पानी पे 0 डिग्री पे रखूंगी तो ऑफ कोर्स नमक वाले पानी का तो वेपर प्रेशर कम है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे. आइस का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नमक वाले का कम है, तो आइस से मॉलिक्यूल्स उठ उठ के नमक वाले पानी में चलते रहेंगे, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आपको दिखेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अगर आप वापस उस इक्विलिब्रियम को लेना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर और लोअर करना पड़ेगा. जब आप टेम्परेचर लोअर करोगे तो वापस वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, क्योंकि क्या था कि आइस का वेपर प्रेशर ज्यादा है, नमक वाले पानी का कम है. अब आपको डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि दोनों वापस आ जाए, यानी वो इक्विलिब्रियम हमेशा एक लोअर टेम्परेचर पे आएगा. दिस इज व्हाट वी से कि इट कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. मैम, ये तो आपकी बात ठीक है कि आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी मैम, बट ली चार्टलियर के अकॉर्डिंग वो उतनी ही मेल्ट होएगी ना जितना वेपर प्रेशर उसका कम हुआ है. हाँ, उतनी मेल्ट होगी ना, वो तो ठीक है, एक स्टेज के बाद वो आ जाएगा. पर अगर आप उसको दोबारा उस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो उस अब 0 डिग्री पे तो उनका इक्विलिब्रियम खत्म हो गया ना, ये तो बात तय है ना, तभी वो हुआ. तो किस टेम्परेचर पे दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा ना. मैम, साइनॉप्सिस में पता क्या लिखा हुआ है कि उस टेम्परेचर पे आइस सारी मेल्ट हो जाएगी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो. आइस सारी मेल्ट, हाँ देखा जाए तो इट विल बी वेरी स्लो प्रोसेस, बट ठीक है ना, वेपर प्रेशर इधर ज्यादा इधर कम है तो जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा. सारी मेल्ट तो वैसे नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि इतनी ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी मेल्ट हो जाए, बट ठीक है, साइनॉप्सिस ने लिखा है तो कहीं से लिखा ही होगा उन्होंने. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो जी बोलो जी.
कल आपने इंटर कन्वर्जन कराई थी उसकी एक बार स्लाइड दिखा सकते हो प्लीज? हाँ जी मनकिरत दिखा सकते हैं बिल्कुल। और बोलो जी, और कोई क्या कह रहा है? मैम वो आरओ वाला आपके मैम कैम्फर ओ जो हाँ, वॉलेटाइल होता है ना, तो उसका CFD कैम्फर कैसे जो निकल है सकता है? वो कैम्फर इतना वोलेटाइल नहीं है। कैम्फर जो है ये कॉम्प्लेक्स कीटोन होता है, ठीक है। एक मतलब कैम्फर इतना वोलेटाइल नहीं है, और उसको मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं तो वो एज अच्छा सॉल्वेंट है। एक्चुअली एक कैम्फर जो आप कह रहे हो ना, शायद आप ठीक कह रहे हो, जो मुशक पूरम कहते हैं घरों में जिसको। यस हाँ, मैम। तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये वाला कैम्फर कौन सा है। आप बिल के चेक लेना। अरे मनकिरत वो गुम गया, मैं ढूंढती हूँ। अच्छा तब तक आप सुनो ध्रुव जी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि नॉर्मल ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होता है? ये लो मनकिरत, ये कहाँ से कहाँ होता है? हाइपोटोनिक साइड, हाइपो टू हाइपर, है ना, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। अगर मैं सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा दूं, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन पाई, क्योंकि अगर तो पाई जितना लगाया तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। इफ ऑन सोल्यूशन साइड P ग्रेटर देन पाई इज अप्लाइड, अब सोचो सोल्यूशन साइड पे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, अब क्या होगा? उल्टी तरफ होनी सॉल्यूशन से, सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाता है, यानी फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस घरों में तुम यूज कर ही रही है। ये काम समुद्र के पानी से नमक और पानी अलग करने के काम भी आता है। कैसे करते हैं? एक बड़े से टैंक में एक तरफ सी वाटर ले लिया, एक तरफ फ्रेश वाटर। सी वाटर की तरफ P ग्रेटर देन पाई लगाया, तो सी वाटर से पानी निकल के फ्रेश वाटर में जाएगा। इधर फ्रेश वाटर इकट्ठा होता जाएगा, इधर सॉल्ट इकट्ठा हो जाता रहेगा। तो डबल फायदा है, पानी भी मिल रहा है नमक के बिना, और नमक भी इकट्ठा हो रहा है। इट इज कॉल्ड डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब कि सी वाटर से नमक को अलग करना। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इसको बोलते हैं। मैम बट प्योर नहीं मिलेगा? कौन प्योर नहीं मिलेगा? हाँ, डिपेंडिंग ऑन, बार बार भी कर सकते हो ताकि बार बार करने से प्योरीफाई हो जाए। हाँ बिल्कुल 100% प्योर नहीं मिल रहा, फिर तो पानी की समस्या ही खत्म हो जाए ना। 80-70% ऑप्शंस में पानी घूम रहा है और हमारे पास पीने को भी पानी नहीं है। बट इस पे प्रोसीजर्स पे काम चल रहा है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं अभी। मतलब मैम क्या ना कि एसपीएम थोड़े बहुत सॉल्यूट्स को तो अलो करता है, कुछ परफेक्टली सेमी परमेबल है तो नहीं करेगा। हमने पढ़ा है कि जो आर्टिफिशियल होते हैं वो परफेक्टली सेमी परमेबल होते हैं। मैम मेरे को लास्ट की 2-3 स्लाइड्स देखनी थी। हाँ योगिता, मैंने देखा था कि आप चले गए हो। अभी हमारे मैम तो नहीं आए ना, क्योंकि आज मेरी भी क्लास है। मैं अभी दिखा देती। योगिता आज तो कोई स्लाइड ही नहीं है बच्चे, क्योंकि वो आज तो मैं सिनॉप्सिस से पढ़ा रही थी बेटा। मैम आपने स्टार्टिंग में जो लिखवा रहे थे ना हाइपोटोनिक वगैरह, वो वाली देखनी थी। अच्छा 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 ठीक है, मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो कृतिका। मैम टेस्ट वाले दिन क्लास भी होएगी सुबह? नहीं 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 नहीं, इतने बुरे नहीं है कृतिका जी हम, बल्कि टेस्ट से पहले भी आपको एक छुट्टी मिलेगी। ये वाली देखनी है योगिता? ओके यस मैम, इसके आगे वाली सारी। ओके जी। टेस्ट वाले दिन कोई क्लास नहीं, इवन 27 भी हॉलीडे है, 28 भी। 27 पूरा प्रिपरेटरी हॉलीडे है और 28 को आपका टेस्ट है। हैप्पी बर्थडे है। डराना नहीं बच्चों को, बेटा आसान सा छोटा सा टेस्ट है, ठीक है। 720 नंबर का छोटा सा, बस 720 का ही है, ज्यादा नंबर नहीं लिया। नमस्ते, मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।